नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 11 करेंगे, जो कि है इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। मतलब कौन कौन से इश्यूज है जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। तो व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी, उसी की ही बात करनी है। तो थियरी बेस्ड चैप्टर है, कोई ज़्यादा लॉजिक है नहीं, बस ऐसे सुनते और समझते हुए हम चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अगर देखें, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2022। तो 2022 में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी इंडिया ही रही है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाए कि 2022 में सबसे तेज़ी से ग्रो कौन सी इकोनॉमी ने किया था, तो इंडिया ने किया था। अकॉर्डिंग टू द IMF अप्रैल 2022 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, द इंडियन इकोनॉमी वुड ग्रो बाई 8.9% इन फिजिकल ईयर 2022-23 और बिफोर स्लोइंग डाउन टू 6.9 इन फिजिकल ईयर 23-24। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? WEO, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? सर, IMF द्वारा पब्लिश किया जाता है। IMF के 2022 डेटा के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या थी? 8.9% थी और अगले फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में ये 6.9% रह गई, घट गई। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा पब्लिश किया, उसने बताया कि भाई 8.7% ग्रोथ रेट होगी 22-23 में और 6.8 ग्रोथ रेट होगी 23-24 में। ठीक है, तो यानी सेम जो है सेम यही, बस यहाँ इन्होंने 8.9 कहा था तो इसको 8.7% कह दिया और यहाँ पर 6.9 कहा था तो उसी को 6.8 कह दिया वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, 0.1% यहाँ कम है और 0.2% यहाँ पर कम है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन सी पब्लिश की वर्ल्ड बैंक ने? तो सर, वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी। तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे। IMF की रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का क्या नाम है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अब कौन कौन से इश्यूज हैं हमारे पास? तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सम ऑफ द इंडियाज परप्लेक्सिंग इकोनॉमिक इश्यूज इनकम्पासेस बिग डिमांड नहीं, उतनी खरीद की बात नहीं हो रही है। जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रही है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं। राइजिंग कोविड इन्फेक्शन, मतलब अब जिस समय ये बुक लिखी गई होगी उस दौर में इन्फेक्शन बढ़ रहा था, उसके मल्टीपल म्यूटेशंस आ रहे थे, अब ये इररिलेवेंट है। ठीक है, लेकिन मैंने रख दिया है बुक के हिसाब से। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्रोनिक मतलब जो पुरानी बीमारी होती है, क्रोनिक बहुत दिन से चली आ रही है। अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत समय से चला आ रहा है। डिस्पैरिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कमाई के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अंबानी 5,000 करोड़ की शादी करते हैं। मेरी ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी का मकसद भी जो है करोड़ रुपए कमाना है। चलिए ठीक है। पुअर ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी में भी, यानी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी हम लोग जो है कहीं ना कहीं उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बाधाएं हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, गवर्नमेंट ने कर्जा खूब ले रखा है। अर्बन माइग्रेशन, लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि 2022 के दौरान वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी इंडिया थी। IMF ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, अप्रैल 2022 में आई। उसके हिसाब से 2022-23 में ग्रोथ रेट 8.9% थी इकोनॉमी की और आगे चल करके ये 6.9 रह गई। वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसके हिसाब से 8.7% है 22-23 में और 23-24 में ये जो है कितना हो गया? 6.8% रह गया। ठीक है, अब बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे सामने, जैसे डिमांड कम है, उतनी ज़्यादा डिमांड लोग नहीं कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन जो है जॉब नहीं है, कोविड वाला छोड़ ही देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, नौकरियाँ उतनी मिल नहीं रही हैं। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। 10% लोगों के पास में 57% इनकम है, बाकी लोगों के पास में कुछ गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, काइंड ऑफ दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है हमारा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें डिटेल में बात करनी है। तो जो डिटेल में हम बात करेंगे उसमें 3-4 हैं जो जिन पर मेजर हमें फोकस करना है। पहला तो इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी, पहला पॉवर्टी एलिवेशन, यानी गरीबी हटानी है, गरीबी बहुत है, हटानी है। जॉबलेस ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही लेकिन नौकरियां उतनी नहीं मिल रही हैं। राइजिंग इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब गरीब है और अमीर होता जा रहा है।
माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। माइग्रेशन मतलब लोग एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने पे हम उतारू हैं। अगर कहीं कोयला मिल जा रहा है तो सब कुछ खोद खाद के बराबर कर दे रहे हैं, कुछ बचने ना पाए, कहने मतलब ये रिसोर्सेज का इतना दुरुपयोग है एक तरीके से, ठीक है। सबके बारे में हमें बात करनी है, फिर रेमेडी की भी बात करेंगे कि कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। पॉवर्टी एलिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2011-12 एस्टीमेट 25.7% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 13.7% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो अगर प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट देखें 2011-12 का जो एस्टीमेट ये लेकर आए, उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र की 25.7% जनता और शहरी क्षेत्र की 13.7% जनता ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। एक गरीबी रेखा बनाई गई है, उसके नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनका परसेंटेज ये है, ठीक। अब क्यों है, गांव में, यहाँ शहरों में 13% लोग गरीब हैं, गरीबी से नीचे रहते हैं, और यहाँ पर 25% गरीबी से नीचे रहते हैं। तो उसके पीछे की वजह अगर देखा जाए तो रूरल पॉवर्टी रेट आर हायर देन अर्बन पॉवर्टी रेट ओइंग टू, क्यों है, तो रूरल गरीबी ज़्यादा है और अर्बन गरीबी कम है, क्यों, गांव में कुछ दिक्कतें हैं। क्या रूरल एरिया में दिक्कत है, लैक ऑफ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइट नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लाइट नहीं आती है। 5G की हम बातें करते हैं, आपको 4G नहीं मिलेगा। आप गांव अपने टहलने चले जाइए तो आपको नींद आने लगे, क्यों नींद आने लगे, नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो नींद आएगी ही, ठीक है। उसके बाद में सड़कें नहीं सही हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है, कमज़ोर लेबर मार्केट है, वीक लेबर मार्केट, लोगों को रोज़गार वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। इन सभी वजहों से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गरीबी है एक तरीके से, ठीक है। पॉवर्टी इरेडिकेशन इज अ मेजर चैलेंज ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप एक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, इकोनॉमी आगे बढ़े, तो उसमें मेजर चैलेंज के तौर पर पॉवर्टी को ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना हमारा उद्देश्य है, इरेडिकेट करना। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स स्ट्राइव टू लोअर द रेट ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री बाई प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एक्सेस टू फूड इन फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड बेसिक नेसेसिटीज़ टू हाउस होल्ड एंड फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी घटाने के, एलिवेशन करने के जितने भी प्रोग्राम है वो बहुत मेहनत करते हैं कि ताकि हमारी कंट्री में जो रेट ऑफ गरीबी है, गरीबी का जो रेट है वो घट जाए। कैसे घटेगा, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। देखिए है ना, बच्चों को मिड डे मील दी जाती है, लोगों को जो है राशन वगैरह दिया जाता है, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ धान ऐसे करके दिया जाता है सरकार द्वारा। वित्तीय सहायता उनको प्रोवाइड की जाती है, और बेसिक नेसेसिटी जो हाउस होल्ड्स की है और फैमिलीज़ की है उसको भी पूरा करने की कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा, ताकि गरीबी ख़त्म हो। सेवरल प्रोग्राम्स एड्रेसिंग द गोल ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया एंड बाई ऑल द गवर्नमेंट्स टू डेट एंड द प्रोसेस कंटिन्यू इवन नाउ विथ मोर इंटेंसिटी। मतलब भारत सरकार के द्वारा बहुत से प्रोग्राम ऐसे चलाए गए जिनकी सहायता से हम गरीबी को ख़त्म कर सकें, और अभी भी इस काम में हम लगे हुए हैं, बल्कि अब हम और ज़्यादा तेज़ी के साथ जुटे हुए हैं ताकि गरीबी को ख़त्म किया जा सके। खुले में शौच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, गरीबी की ही वजह से कितने सारे जो है शौचालय बनवाए गए सरकार के द्वारा। तो इस तरीके मतलब प्रयास सरकार की तरफ से चला हुआ है, इसके पहले भी बहुत सारे काम हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। अब कुछ मेजर प्रोग्राम जो सरकार लेकर के आई गरीबी को ख़त्म करने के लिए, उनमें से कौन कौन से हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, ओके। एक बार बस को नाम देख लीजिए, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, दोनों है। प्रधानमंत्री जन धन योजना लाई गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई गई, पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, बहुत सारी हैं ये, तो मतलब कुछ यहाँ पर गिनाई गई हैं स्कीमें, बहुत सारी आई हुई हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि इंडियन इकोनॉमी में मेजर इशूज़ हम क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो भाई 4 इश्यूज़ का जिक्र होता है, गरीबी हटाओ, ग्रोथ हो रही है लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है, और चौथा माइग्रेशन और रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होना। उसमें से पहला पॉवर्टी एलिवेशन का हमने देखा। तो पॉवर्टी एलिवेशन में प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आती है 2011-12 की, तो वो बताती है गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% लोग रहते हैं, अर्बन एरिया में 13.7% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्र में 25% और शहरी क्षेत्र में 13% क्यों? उसके पीछे वजह ये है कि भाई जो है
डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गाँव में, सड़कें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई है, यानी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है लोगों को। और वीक लेबर मार्केट है, यानी कि नौकरी और रोजगार के अवसर भी गांव में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पॉवर्टी एरिडिकेशन, यानी पॉवर्टी को पूरी तरह से ख़त्म करना सरकार के लिए एक चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें कोशिश ये की गई कि पॉवर्टी को घटाया जाए, किसी तरीके से कम किया जाए। उसके लिए जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, और भी जो भी पॉसिबल हैं सहायता वो सरकार द्वारा दी जाती है। जितने भी प्रोग्राम अभी तक सरकार द्वारा चलाए गए उन सब का उद्देश्य था पॉवर्टी को कम करना, गरीबी को कम करना, और ये प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी गरीबी को कम करने के लिए देयर आर मेनी प्रोग्राम्स व्हिच आर करंटली रनिंग। बस ये है कि उनकी जो है इंटेंसिटी अब बढ़ गई है और ज़्यादा जोर से काम इस पर चला हुआ है। कुछ मेजर जो पॉवर्टी को घटाने वाले प्रोग्राम थे जिनका उद्देश्य था गरीबी को ख़त्म करना, गरीबी को कम करना, उनके नाम हैं। इनमें आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NRLM, NULM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, PM स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना वगैरह लाई गई हैं। ये कुछ हैं फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी हैं, बट दीज आर सम गवर्नमेंट स्कीम जो कि पॉवर्टी को घटाने पर काम कर रही है। फिर आता है सर जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तो हो रही इकोनॉमी की लेकिन जॉब नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ इज एन इकोनॉमिक फिनोमेना इन व्हिच इकोनॉमी ग्रोज व्हाइल मेंटेनिंग आर लोअरिंग इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसा इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसमें इकोनॉमी तो ग्रो करती है, इकोनॉमी बढ़ रही है हमारी, लेकिन या तो जितनी एम्प्लॉयमेंट था उतना ही रहे या वो भी कम हो जाए। अगर पहले 20% जनता के पास एम्प्लॉयमेंट था तो या तो ये 20% ही मेंटेन है या फिर ये घट करके अब 18% हो जाए। एम्प्लॉयमेंट का रेट घट जा रहा है, या तो एम्प्लॉयमेंट रेट सेम है या घट जा रहा है, तो दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। इट कैन बी कॉज्ड बाई ए वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, stringent labor law and stronger reliance on capital intensive industry particularly in growing economy। अब ऐसा क्यों है, मतलब कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन फिर भी रोजगार क्यों कम हो रहे हैं? इसके पीछे वजह हो सकती है बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जैसे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इन सब से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। स्ट्रिंजेंट लेबर लॉ, बहुत ज़्यादा कठोर लेबर लॉ लगाए गए हैं जिसकी वजह से भी जो है लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। स्ट्रॉन्गर रिलायंस ऑन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा जो है हम डिपेंड हो रहे हैं किस पर या भरोसा कर रहे हैं किस पर? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री दो तरीके की होती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पर निर्भरता ज़्यादा हो गई है, पर्टिकुलरली जो इकोनॉमी ग्रो कर रही उनमें ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये आया यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो देख लेते हैं, दो तरीके की इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव और जहाँ लेबर बहुत ज़्यादा यूज हो, और कैपिटल इंटेंसिव जहाँ कैपिटल ज़्यादा यूज हो। ठीक है, कैसे समझते हैं? लेबर इंटेंसिव वेयर मेनली पीपल आर यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। लेबर इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पर लेबर की सहायता से चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे टेक्सटाइल यानी हथकरघा यानी कि कपड़े वगैरह बनाना, चमड़े वगैरह का काम, यहाँ पर लेबर ज़्यादा लगती है, मशीनें कम लगती हैं। कैपिटल इंटेंसिव कौन सी होती है? वेयर मोस्टली मशीन्स आर यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, यानी जहाँ पर ज़्यादातर मशीनें प्रयोग की जाती हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह के सेक्टर में। ठीक है, तो अब आप बात समझ गए होंगे कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पर ओवर निर्भरता मतलब हो क्या रहा है, लोग लेबर से कम काम करवा रहे हैं, मशीनें ज़्यादा लगा रहे हैं। तो भाई अगर मशीनें ज़्यादा लगा दोगे कैपिटल इंटेंसिव में तो ऑब्वियसली लेबर को वर्क मिलेगा नहीं और एम्प्लॉयमेंट घटेगा ही घटेगा। ठीक है, ये बात हो गई। इकोनॉमिस्ट refer to recent Indian growth as jobless growth since the rate of employment growth is much less than the rate of population growth। मतलब इकोनॉमिस्ट जो है अभी इंडिया की जो ग्रोथ है उसको जॉबलेस ग्रोथ ऐसा नाम इसलिए देते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, बहुत कम है। किसके मुकाबले? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मुकाबले। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट कम है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के मुकाबले। सेंसस 2011 की जो जनगणना हुई, यानी 2011 की जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से लेबर फोर्स का जो ग्रोथ रेट है वो 2.23% का है, जबकि जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 के बीच में 1.4% ही रहा। यानी कि लेबर जो है पहले 100 लेबर काम करते थे तो अब नए 102.23 लेबर आ गए।
ठीक है। लेकिन जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पहले 100 लोगों के पास रोजगार होता था, तो अब 101.4 लोगों के पास रोजगार है। समझ गए? तो यानी कि लेबर, यानी कि वर्क करने के लिए लोग तैयार तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उतना लोगों को जो है जॉब नहीं मिल पा रही है। इसी तरीके से एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि सालाना जो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो भाई 7% के रेट से लगभग ग्रो कर रही है, जबकि एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ केवल 1.8% के हिसाब से हो रही है। यानी इकोनॉमी 7% से बढ़ रही है हर साल, जबकि एम्प्लॉयमेंट यानी नए लोगों को नौकरियां सिर्फ 1.8% नए लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। अब किस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से बढ़ रहा है? फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला, टुडे नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर इज ड्राइविंग द मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज अपोज टू लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब आजकल जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है, उसमें नॉलेज इंटेंसिव जो है सर्विसेज का योगदान ज़्यादा है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का उतना योगदान नहीं है। ठीक है। तो यानी नॉलेज इंटेंसिव मतलब ऐसे काम जिसमें आपको, कैसे कहूँ, गधा मजदूरी ना करनी पड़े। मतलब लेबर इंटेंसिव मतलब कि जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, बस करना है। भैया जैसे आपका घर बन रहा है तो उसमें मिस्त्री और मजदूर जो लेबर वगैरह होते हैं उनको क्या है, भाई वहाँ से मिट्टी उठाओ यहाँ डालो, यहाँ से मिट्टी उठाओ वहाँ डालो, है ना। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जितना कि नॉलेज इंटेंसिव में हो रहा है। नॉलेज इंटेंसिव में भाई TCS हो गई, है ना, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, उसमें दिमाग ही लगाना है बेसिकली। ठीक है। तो उनसे ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक हैं, लीड टू लैक ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर रिजल्टिंग इन फेलियर टू क्रिएट जॉब। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिक्कत है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। खैर अब तो काफ़ी हद तक सुधार है, अभी हाईवेज वगैरह हमारे बहुत अच्छे बन गए हैं, फास्टैग वगैरह आया हुआ है, तो काफ़ी हद तक सुधार है। अदरवाइज एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विस सेक्टर का आपस में लिंकिंग ही नहीं हो पाती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज ही नहीं हो पाता, आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। भाई एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल पोटैटो उगाए गए, अब आलू पहुँचे अगर इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस करके चिप्स वगैरह बनाया जाएगा। ठीक है। और फिर सर्विस सेक्टर वगैरह में जोमेटो वगैरह जो भी व्यवस्था है उनसे इनको बेचा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर ये प्रोसेस आपस में जुड़ाव ना हो पाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से नई जॉब क्रिएट नहीं हो पाती हैं। ठीक है। It is critical to create a large number of high quality employment in the economy in order to support growth and reverse brain drain। मतलब बोल रहे हैं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि हम अपनी इकोनॉमी में हाई क्वालिटी की एम्प्लॉयमेंट के अवसर बनाएं, ताकि हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें और ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उसको रिवर्स कर सकें। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि दिमाग सूख जा रहा है, मतलब अच्छे लोग जो हैं वो दूसरे देशों में चले जा रहे हैं, उनको वापस बुला सकेंगे तभी जब हम ऐसा कुछ कर पाएँ। ठीक है ना। जैसे मतलब जो भी अच्छे लोग हैं वो विदेश में ही सेटल हैं बेसिकली। ठीक है। अब ऐसे समझिए जैसे गूगल के भी CEO और इवन है ना उसके माइक्रोसॉफ्ट के CEO दोनों के दोनों इंडियन हैं। ठीक है ना, लेकिन वो भी विदेश में ही रहते हैं। तो ब्रेन जो हमारा है, मतलब एक अच्छा ब्रेन, सुंदर पिचाई, ही इज़ ए गुड पर्सन, ही हैव द एनफ नॉलेज, है ना, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं रह पाते हैं। यहाँ हमारे पास क्या दिक्कत है भाई, हाई क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है ही नहीं। उनकी नौकरी, उनकी सैलरी कौन दे पाएगा, तो प्रॉब्लम है। इसलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसको हमें रिवर्स करना है, तो हाई क्वालिटी की नौकरियों के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। रिफॉर्मिंग लेबर लॉ इज इम्पॉर्टेंट। भाई लेबर लॉ को भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे मॉडिफाई करें, ठीक करें। रिजिड लॉज समटाइम्स इनकरेज बिजनेस टू परस्यू कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन अ नेशन वेयर लेबर इज अबंडेंट। मतलब अगर हम लेबर लॉ में रिफॉर्म नहीं लाएंगे, जैसे अपने यहाँ तो नहीं है लेकिन अमेरिका वगैरह में ऐसा है कि पर डे का आपको जो है मतलब $25 देना ही देना है। मतलब हर दिन का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, $25 रोज़ का देना ही देना पड़ेगा। इससे कम में आप किसी को रख ही नहीं सकते, ये लेबर लॉ उनका कहता है। तो अगर ऐसी मजबूरी है और तुम्हारे यहाँ जो काम है वो $12 से ज़्यादा का है नहीं, तो तुम लेबर रख ही नहीं पाओगे, मजबूरी है तुम्हारे पास में। तो तुम क्या करोगे, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री या मेथड को अडॉप्ट कर लोगे, यानी मशीनों से वो काम करवाने की कोशिश करोगे जो लेबर से हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई हम इतना अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। जबकि लेबर अबंडेंट में है, लोग भरे पड़े हैं और वो $12 में कर भी सकते हैं, लेकिन जो रूल है, जो लॉ है, वो रिजिड है, बहुत कठोर है। उस रिजिड होने की वजह से हम उनको रख नहीं सकते। लेबर भरा पड़ा है पर हम उनको काम पे रख नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं हम। ठीक है।
अब इसमें सोल्यूशन क्या है, जॉबलेस ग्रोथ के क्या उपाय, क्या है, विकल्प क्या है, इनकरेज एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट थ्रू प्रोग्राम सच एज स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मिशन। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नए नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, वो जॉब के अवसर देंगे। स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा दिया जाना, स्टैंड अप इंडिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि नए नए व्यवसायी आएँ, लोग जो है अपना बिजनेस करें और वो लोगों को जॉब दें। ठीक है। रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम टू डेवलप द डिजायर्ड स्किल सेट। क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है वो उतना डिजायर्ड स्किल सेट नहीं रखता है, तो ऐसे में एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मैं यहाँ लखनऊ में अपना ये पूरा सिस्टम चलाता हूँ। विश्वास मानिए जो है, मतलब कि मैंने बहुत सारी वैकेंसी निकाली अच्छे टीचर्स के लिए, लेकिन मतलब उस लेवल का जो है स्किल सेट यहाँ मिलता नहीं है सर। ठीक है। मतलब उस लेवल का स्किल सेट आपको चाहिए तो आई थिंक आपको नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, है ना, बेंगलोर, पुणे, ऐसे शहरों में जाने की नीड है। सीरियसली बता रहा हूँ। एक अच्छा स्किल सेट, एक अच्छे लेवल का मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर आपके, है ना, पीआर वगैरह, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, अच्छी जगहों पर ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कहाँ हो रही है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना बेहतर नहीं कि हमारे पास स्किल सेट वाले लोग मिलें, कमी है। विश्वास मानिए, मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, मैंने ये चीज़ देखी हुई है। प्रमोट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सच एज फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल। मतलब सरकार को चाहिए कि वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को प्रमोट करे, जहाँ ज़्यादा लोग लगें, कैपिटल वाली नहीं, जहाँ मशीनें काम करें उनकी जगह पर लेबर वाला मतलब इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। तो ये बातें कर ली फ्रेंड्स हमने जॉबलेस ग्रोथ में। तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमिक फ्रेना है, जहाँ पर इकोनॉमी तो ग्रो करती है, लेकिन जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो या तो उतना ही रहता है या फिर घट जाता है। ठीक है। ये कई वजहों से हो सकता है, जैसे लेबर लॉ बहुत कठोर हो, या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पर हमारी निर्भरता बहुत हो, जहाँ पर मशीनों का यूज किया जाए, इंसानों का प्रयोग ना किया जाए। उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिस्ट रेफर करते हैं किसके नाम से, जॉबलेस ग्रोथ के नाम से। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पॉपुलेशन, जितनी तेज़ी से लोग, आजकल बेरोजगारी बहुत फैली हुई है ना, तो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। 2011 की जो जनगणना होती है उसके हिसाब से लेबर फोर्स जो है 2.23 स्पीड से बढ़ रहा है, जबकि नौकरियां जो है केवल 1.4% के स्पीड से बढ़ रही हैं। एवरेज एनुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो हमारी इकोनॉमी 7% के औसतन रेट से बढ़ रही है, जबकि एम्प्लॉयमेंट का रेट सिर्फ 1.8% का चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है? तो सर, नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री उतना ज़्यादा योगदान नहीं कर रही इकोनॉमी के ग्रो करने में। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक हैं, उतने अच्छे इंटरनेट की उतनी अच्छी स्पीड नहीं है, अभी है, अब तो कह सकते हैं। उसके बाद में उतने अच्छे रोड नहीं है, हाईवेज नहीं है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर कट होता रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। ओके। उसके बाद में ये ज़रूरी है सरकार के लिए कि वो हाई क्वालिटी के एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करें हमारी इकोनॉमी में, ताकि जो है अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सके और ब्रेन ड्रेन को रिवर्स किया सके। जो अच्छे लोग हैं विदेश में जाकर बस जा रहे हैं उनको अपने देश में वापस बुला सके, ताकि वो हमारे देश के लिए कमा सकें, हमारे देश का भला कर सकें। उसके बाद में लेबर लॉ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजिड लॉ होने की वजह से क्या होता है कि बिजनेसमैन लेबर की जगह पर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। कैपिटल इंटेंसिव मेथड यानी कि मशीनों पर निर्भरता वाले बिजनेस ज़्यादा पसंद करते हैं देन कि इंसानों पर। भले ही हमारे पास लेबर एबंडेंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, लेबर खूब है, लेकिन हम रख नहीं सकते क्योंकि लेबर लॉ इतनी कठिन है। ठीक है। उसके बाद में जॉबलेस ग्रोथ को कम करने का इलाज क्या है? इलाज है कि हम एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट को बढ़ावा दें। लोग नौकरी की जगह पर लोग व्यवसाय करें ताकि दूसरों को नौकरी दे सकें। उसके लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया वगैरह प्रोग्राम का यूज किया सकता है। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, रिफॉर्म किया जा सके, जिससे कि स्किल सेट लोगों का सुधरे। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल योजना, जिसमें लोगों को स्किल सिखाई जाती है, गुड इनिशिएटिव है अपने आप में। ठीक है। उसके बाद में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जैसे फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल वगैरह है, इनको प्रमोट किया जाए, यानी जहाँ पर लेबर ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कपड़ा वाले उद्योग में, भोजन बनाने वाले यानी फूड भोजन ही नहीं, फूड वाले उद्योग में, इनमें इन्हें यूज किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स अगला टॉपिक, यानी अगली कंसर्न, राइजिंग इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ती जा रही है। वाइल इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, इट ऑल्सो हैज़ वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी। हम बढ़ तो तेजी से रहे हैं लेकिन बहुत अनइक्वल सोसाइटी है। इनइक्वालिटी हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग ओवर द प्रीवियस फ्यू डिकेड्स एंड इट हैज़ बीन स्पेशली प्रोनाउंस्ड आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। मतलब धीरे धीरे इनइक्वालिटी बढ़ती ही जा रही है, और ये मतलब जो है, ये जो गैप है
आपस में धन का जो बंटवारे का गैप है वो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद और ज़्यादा दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, द एफ्लुएंट हैव अमास्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ वेल्थ जनरेटेड बाई क्रोनी कैपिटलिज्म एंड इनहेरिटेंस। मतलब बोल रहे हैं कि जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है, लार्ज पोर्शन ऑफ। किस वजह से? या तो उनको बाप दादा से मिल गया है, अंबानीज एंड टाटाज वगैरह टाइप का, या फिर क्रोनी कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद होता है, क्रोनी का मतलब जिसमें राजनीति और पूंजीवाद दोनों एक साथ मिलकर के चलते हैं। राजनीति और मतलब कहने का आपका ढेर सारा पैसा है, तो अब इसलिए जब ढेर सारा पैसा है तो उसका प्रभाव ये होगा कि राजनीति आपके मतलब जो है जो पॉलिटिशियन है वो आपके हिसाब से चलेंगे, है ना। जैसे हम चाहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर से मिल लूँ, मेरी इच्छा होगी मैं चीफ मिनिस्टर से मिल लूँ। उसी जगह पर जब सत्या नडेला आते हैं तो चीफ मिनिस्टर की इच्छा होती है कि मैं मिल लूँ सत्या नडेला जी से, ताकि मेरी राज्य का कुछ हला भला हो जाए। डिड यू गेट द पॉइंट? तो वो क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म इज़ देयर, सत्या नडेला इज हैविंग कैपिटल और क्रोनी हेयर इज द पॉलिटिशियन, उनको चाहिए। ठीक है, काइंड ऑफ दैट। तो ये हो गया। तो इस वजह से मतलब जो अमीर लोग हैं उनका खूब सारा धन बढ़ता जा रहा है। द रिच आर ग्रोइंग रिचर एट मच फास्टर रेट। अमीर और तेजी से अमीर हो रहा है, वाइल पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल टू अर्न अ लिविंग वेज। देखिए यहाँ पर बुक की लैंग्वेज देखिए कितनी पोलाइट है। उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि गरीब तेजी से अमीर तेजी से अमीर हो रहा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि गरीब तेजी से गरीब हो रहा है। ये बात नहीं लिखी है ना, ध्यान दीजिए। पोलाइट लैंग्वेज लिखी कि भाई रिच जो है बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं और तेजी से अमीर हो रहे हैं, जबकि जो गरीब हैं वो मुश्किल से जो है अपनी अर्निंग जीविका चला पा रहे हैं। उनके पास क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस नहीं, उनके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है। और ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से है? परसिस्टेंट अंडर इन्वेस्टमेंट। सरकार की तरफ से उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इंडिया इज नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्री। अभी हम मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज में आ जाते हैं। आपको आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा अनइक्वलिटी की बात क्यों हो रही है। देखिए, इंडिया के जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो 57% ऑफ नेशनल इनकम का कमाती है। यानी अगर हमारे देश में पूरे साल में 100 रुपये कमाए जाते हैं तो वो 10% जनता जो है वो उस 100 रुपये में से 57 रुपये खुद रखती है। यानी बाकी की जनता 90% जनता उसके पास में सिर्फ 43 रुपये आते हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? अगर मैं मान लूँ कि भाई 150 करोड़ लोगों की आबादी है तो इसका मतलब हुआ 10% जनता, मतलब 15 करोड़ लोग। 15 करोड़ लोगों के पास में 57 रुपये जा रहे हैं, जबकि 135 करोड़ लोगों के पास में 135 करोड़ लोगों के पास में सिर्फ 43 रुपये जाता है। 15 करोड़ लोगों के पास 57 रुपये जाता है। ठीक है, ये आंकड़े और ख़राब होते हैं कब? जब आप देखोगे कि ये जो 10% है इनमें से भी टॉप 1% जो हैं उनके पास 22% धन जाता है। टॉप 1% के पास 22% धन जाता है। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ है, द वेरी इलिट टॉप 1% अर्न 22% ऑफ नेशनल इनकम। सोचिए, मतलब कहने का क्या हाल है भाई। 10% लोगों ने 57% धन दबा के रखा हुआ है और 1% लोगों ने, पूरे देश के 1% लोगों के पास में 22% धन है। अगर 150 करोड़ की आबादी है तो हमारे 1.5 करोड़ लोग ऐसे हुए जो 1% का पार्ट होते हैं। तो 1.5 करोड़ लोगों के पास में 100 रुपये में से 22 रुपये है। 100 रुपये में से 22 रुपये यानी 78 रुपये में पूरा के पूरे देश का 1.5 करोड़ छोड़ दीजिए तो 148.5 करोड़ लोग, 148.5 करोड़ लोगों के पास 78 रुपये जाते हैं, जबकि सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों के पास 22 रुपये आते हैं। इफ़ यू गेट द आइडिया तो आपको समझ में आएगा कि अनइक्वलिटी का क्या बुरा हाल है। ठीक है ना। इन कंपेरिजन द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम अर्नड बाय द पोरेस्ट 50% हैज़ फॉलन टू 13%। बाप रे। ठीक है, यानी कि जो गरीब 50% गरीब लोग हैं, पोरेस्ट 50% जो लोग हैं सर, उनका नेशनल इनकम में 13% कमाई है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए पूरी आबादी का 50% सिर्फ 13 रुपये कमाता है, बाकी सब ऊपर वाले ही उठा ले जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज़ देयर। ओके, ठीक है। कोविड हैज़ वर्सेंड द एजुकेशन गैप्स, स्केर्ड लेबर मार्केट, एम्पलीफाइड इनकम इनक्वालिटी, ऑल ऑफ विच हैविंग निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। मतलब कोविड आने की वजह से भाई और ज़्यादा दिक्कतें हुई, एजुकेशनल गैप बढ़ा, उसके बाद में लेबर मार्केट ख़राब हुई, लोगों को व्यवसाय नहीं मिले, पढ़ाइयाँ नहीं हो पाई
उसके बाद में इनकम इनक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ी, और इन सब के निगेटिव इम्पैक्ट हैं इकोनॉमी पर पड़े हुए हैं। इंडिया के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी इज क्रिटिकल। मतलब हमारे देश के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव ग्रोथ जिसमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिलते हैं और साथ ही साथ में उससे गरीबी भी घटती है। टू सॉल्व द इशू ऑफ इनइक्वालिटी द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर इनइक्वालिटी, असमानता घटाना चाहती है सरकार, तो सरकार को स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और सामाजिक वेलफेयर पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे इन फ्री एंड हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विस, अगर सरकार फ्री में और हाई क्वालिटी की सर्विस दे, जैसे स्कूल में फ्री में इलाज, हॉस्पिटल में फ्री में इलाज, स्कूल में फ्री में पढ़ाई वगैरह अगर हो सके, तो उससे क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं उनके पैसे नहीं खर्च होंगे और उनके पास सेव होंगे। ठीक है, क्योंकि भाई जो कि स्कूल में फीस दे रहे हैं वो नहीं देना पड़ेगा, हॉस्पिटल में 5 लाख खर्चा हो रहे हैं वो नहीं खर्चना पड़ेगा, तो लोगों, जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा बचेगा। अमीर तो ये सब अफोर्ड कर ही रहे हैं, उनके लिए मुद्दा ही नहीं। गरीबों का पैसा कैसे बचेगा अगर सरकार यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करे। इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल दैट गवर्नमेंट इन्वेस्ट मोर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसके अलावा सरकार को ज़रूरत है कि वो रिसर्च और इनोवेशन पर भी खर्चा करे, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इनोवेशन पर भी खर्चा करे। दूसरा तरीका हो सकता है, अनदर अप्रोच में भी टू डायरेक्टली रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटी बाय टैक्सिंग द रिच मोर हैवली। मतलब दूसरा तरीका है कि हम जो ये इनकम में डिस्पैरिटी है, अप एंड डाउन है, उसको ठीक करने के लिए जो अमीर हैं उन पर भयंकर टैक्स लगाएं। इनका कहना मतलब ये है कि अमीर पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएं, यानी कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूला जाए, और उस टैक्स को, दीज टैक्स इफ़ यूटिलाइज टू पे पब्लिक सर्विसेज हैव द पोटेंशियल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इवन मोर, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अगर वो जो टैक्स वसूला गया अमीरों से, उससे पब्लिक सर्विस यानी कि जनता की सेवा अगर की जाए, ठीक है, तो इनइक्वालिटी जो है और घट सकती है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि जनता की सेवा नहीं हो पाती है, पब्लिक सर्विस नहीं होती है, टैक्स वसूला जाता है और पैसे गायब हो जाते हैं, बट इनइक्वालिटी बनी रहती है। टैक्स ब्रेक्स फॉर कॉर्पोरेशन दैट शेयर मोर देयर प्रॉफिट्स विद देयर वर्कर्स कैन बी सर्व टू मिनिमाइज द डिस्पैरिटी। इसके अलावा अगर कोई कॉर्पोरेशन है, ऐसा कोई कंपनी है जो अपने प्रॉफिट का बहुत सारा भाग जो है अपने वर्कर्स के साथ अगर शेयर करती है, तो उसको टैक्स में ब्रेक्स दिया जाए, उसको टैक्स कम लगाया जाए, तो भी जो है डिस्पैरिटी को कम किया जा सकता है। इनका ये भी एक सजेशन है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, उसने सोचो कंपनी ने 100 रुपये कमाए और उस 100 रुपये में से उसने 60 रुपये अपने वर्कर को बांट दिए, तो वो 60 रुपये लोगों के पास जाएंगे, गरीब थोड़ा सा ऊपर वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इस कंपनी के ऊपर टैक्स कम लगाया जाए, तो उस केस में भी फ्रेंड जो है गरीबी को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात अपनी ख़त्म होती है। तो हमने देखा कि राइजिंग इनइक्वालिटी क्या चीज़ होती है। तो भाई इंडिया इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सोसाइटी अनइक्वल उसी ही स्पीड से होती जा रही है। इनइक्वालिटी जो है तेज़ी से बढ़ रही है प्रीवियस फ्यू डिकेड से। ठीक है, इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है पिछले कुछ दशकों से, और ये जो है 1991 के रिफॉर्म के बाद में और ज़्यादा बड़े स्केल पर हो गई है। जो अमीर लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा धन अपने पास इकट्ठा कर लिया है, या तो मतलब इनहेरिटेंस में मिल गया है, और या तो फिर क्रोनी कैपिटलिज्म के तौर पर उनको हासिल हो गया है। ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब पूंजी होनी चाहिए और राजनीति में आपकी पकड़ होनी चाहिए। इनहेरिटेंस मतलब बाप दादा की खेत और ज़मीन आपको मिल जाए। ठीक है, रिच जो है अमीर काफ़ी तेज़ी से अमीर होते जा रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं अमीरी में, जबकि गरीब जो है लिविंग, अपने खाने के लिए परेशान है, अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए परेशान है, क्योंकि वहाँ पर अंडर इन्वेस्टमेंट है, नहीं सरकार की तरफ से उतना पैसा नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, रिसर्च के हिसाब से इंडिया जो है दुनिया की मोस्ट अनइक्वल कंट्रियों में से एक आता है। अनइक्वल क्यों है? क्योंकि जो टॉप 10% पॉपुलेशन है उसके बाद में पूरी नेशनल इनकम का 57% है, और जो टॉप 1% है पूरी दुनिया, मतलब पूरे देश के 1% जो लोग हैं उनके पास 22% धन है, 22% कमाई का हिस्सा उनके पास जाता है। जो गरीब लोग हैं 50%, जो सबसे गरीब 50% लोग हैं उनके पास केवल 13% धन जाता है। 50% लोगों के पास 13% धन जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। कोविड की वजह से भी हालात और बिगड़े हैं। उसके बाद में अगर इस इशू को सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट को हेल्थ केयर पर, एजुकेशन पर, सोशल वेलफेयर वगैरह पर खर्चा करना पड़ेगा। जैसे सरकार अगर इन्वेस्ट करे, फ्री में एजुकेशन दे, हाई क्वालिटी की पब्लिक सर्विस वगैरह प्रोवाइड करें, तो उससे जो है गरीबों के पास पैसे बचेंगे। स्कूल में फ्री शिक्षा मिले, हॉस्पिटल में अगर फ्री इलाज मिले तो गरीब के पास पैसे बचेंगे और थोड़ा सा डिस्पैरिटी कम हो सकती है। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्चा करना चाहिए सरकार को। उसके बाद में अनदर अप्रोच में अगर हम देखें तो भाई जो है अमीरों के ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगाइए, गरीबों के ऊपर मत लगाइए।
ठीक है। उसके बाद में अगर जो है टैक्स को, जो टैक्स है अमीरों से ज़्यादा वसूला है, उसको पब्लिक सर्विस में अगर यूटिलाइज़ किया जाए तो उसका असर होगा कि इनइक्वालिटी घट सकती है। टैक्स, अगर कोई कारपोरेशन है वो अपने जो है एम्प्लॉइयों के साथ में, अपने वर्कर्स के साथ में प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा शेयर करता है तो उसके ऊपर टैक्स ब्रेक लगाया जाना चाहिए, यानी इसके ऊपर उतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। फिर आती है अगली समस्या जो है हमारी इकोनॉमी की, माइग्रेशन और एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। मतलब कहने का माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, गांव से शहर चले जाना, शहर से गांव चले जाना, दैट इज माइग्रेशन। और रिसोर्सेज पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव होना, मतलब जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर कोयला अवेलेबल है तो हम कोयले को एकदम यूटिलाइज़ किए पड़े हैं, अगर हमारे पास नदियों का पानी है तो हम एकदम पिए पड़े हैं या फिर खर्च किए पड़े हैं, काइंड ऑफ दैट। ओके, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ बेटर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़। मतलब कहने का कि माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का एक जो है जगह से दूसरी जगह पर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूवमेंट करना, चले जाना, ताकि वो एडवांटेज ले सके बेहतर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ का। जो उनके पास बेहतर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ आई हुई हैं उनका वो फ़ायदा उठा सकें। इसीलिए तो हम शहरों में लोग क्यों आते हैं, आप बताएं मुझे। इंसान जो है मुंबई पुणे क्यों जाता है, बेंगलोर क्यों जाता है? बेहतर कमाई के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है। माइग्रेशन इज ए वर्ल्ड वाइड फिनोमेना दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूमरस एस्पेक्ट। तो माइग्रेशन सिर्फ हमारे देश में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है और इसको कई सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, हेल्थ और एजुकेशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये हर एक चीज़ जो है आपके माइग्रेशन को प्रभावित करती है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स दैट ड्राइव माइग्रेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश प्योर इन्वायरमेंट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। मतलब बोल रहे हैं कि जो भी माइग्रेशन होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है। तो ऐसे में हम केवल ये बता पाना कि प्योरली जो है केवल इन्वायरमेंट की वजह से कोई, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से कोई मूवमेंट किया है, ये बता पाना, पहचान पाना मुश्किल हो पाता है कि प्योर इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से माइग्रेशन हो, उसको पहचान पाना मुश्किल होता है। माइग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेवेस्टेटिंग रिपरकशन ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंज ऑन ह्यूमनिटी। मतलब बोलते हैं कि चूँकि इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, उसका जो प्रभाव है, रिपरकशन है, वो क्या है? माइग्रेशन है। ठीक है। अगर कहीं पर जो है, अगर जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, अब कहीं पर पता चला कि जो है बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, दूसरी जगहों पर मूव कर जाएंगे। तो ये चीज़ है। उसके बाद में थोड़ा सा देख लीजिए आगे, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन समझना है तो नोट में मैंने ये बात बताई हुई है, ये इतना जो है समझने के लिए है। तो माइग्रेशन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज इनटू एन एरिया, यानी कि अगर किसी एरिया में जा रहे हैं तो इन माइग्रेशन कहेंगे, आउट ऑफ एन एरिया, किसी एरिया को छोड़ के जा रहे हैं तो उसे आउट माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहीं और रहता था और लखनऊ में आकर के बस जाऊं, लखनऊ में आकर के बसता हूं तो इसे इन माइग्रेशन कहेंगे। लखनऊ में आया, किसी एरिया में आए तो इन माइग्रेशन, और किसी जगह को छोड़ करके गए, जैसे मान लीजिए मैं पहले अयोध्या में रहता था तो मैं अयोध्या छोड़ आया हूँ, तो अयोध्या से बाहर निकला हूँ, तो ये आउट माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। तो किसी जगह पर जाते हैं तो इन माइग्रेशन, जिस जगह को छोड़ कर जाते हैं उसे आउट माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ से टॉपिक आता है। ठीक है। ये नोट था केवल समझने के लिए, टॉपिक फिर से वापस आया। आउट माइग्रेशन इज ड्रिवन बाय इन्वायरमेंटल प्रेशर्स, यानी कि आउट माइग्रेशन, किसी जगह को लोग छोड़ करके जाते हैं तो उसके पीछे वजह होती है इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत है। ठीक है। वेयर एज, जबकि इन माइग्रेशन, किसी जगह पर अगर जा रहे हैं तो कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप ऑफ द माइग्रेंट डेस्टिनेशन ओइंग टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब बोल रहे हैं कि इन माइग्रेशन अगर हो रहा है तो ये पॉसिबल है कि जिस जगह पर माइग्रेंट जाना चाहता है, जहाँ पर आप जा करके बसना चाहते हैं, वहाँ पर क्या है कि जो आप जहाँ रहते थे, जहाँ से आप छोड़ कर आ रहे हैं, वहाँ पर जो लोकल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्स, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है। मैं एक जगह पर रहता था, वहाँ पर लोगों ने जो भी रिसोर्सेज थे उसका बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो जब कुछ बचा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर मूव कर जाता हूँ, इन माइग्रेशन कर लेता हूँ। ठीक है। इन माइग्रेशन हैज़ द पोटेंशियल टू एक्सेलरेट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब इन माइग्रेशन में ये भी है कि उसमें इन्वायरमेंट को ख़राब करने की
बढ़ावा देने के लक्षण होते हैं। मतलब इन माइग्रेशन, अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ आएगा तो वो जो है रिसोर्सेज का ज़्यादा दुरुपयोग करेगा। देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू रिसर्च द निगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इन माइग्रेशन आर मेनली बिकॉज माइग्रेंट्स यूज रिसोर्सेज मोर वेस्टफुली देन लोकल पॉपुलेशन एंड आर एक्सटर्नली रिसोर्स डिग्रेडर्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो लोग नए आते हैं इन माइग्रेशन, कोई अगर आपके गांव में नया आया है तो वो जो माइग्रेंट होगा वो रिसोर्सेज को ज़्यादा बर्बाद करेगा। लोकल जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके मुकाबले वो उस जगह के रिसोर्सेज का ज़्यादा दुरुपयोग करेगा, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा, रिसोर्सेज का ख़राब करेगा कुल मिलाकर के। तो ये चीज़ है। तो वही इसने कहा था कि इन माइग्रेशन में भाई इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने के, ख़राब करने के, एक्सेलरेट करने, बढ़ाने की भी क्षमता होती है। ठीक है, तो दोनों बातें यहीं पर क्लियर हो जाती है कि माइग्रेशन और उसका रिसोर्सेज पर क्या प्रभाव है। तो माइग्रेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बेटर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ की तलाश में। माइग्रेशन वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, पूरी दुनिया में होती है और कई वजहों से, कई फैक्टर हैं जो माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। क्यों अपना गांव छोड़कर लोग चले गए? हो सकता है पॉलिटिकल इशू रहा हो सकता है सोशल इशू हो, कल्चरल इशू, एनवायरमेंटल, हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन है ही नहीं तो लोग क्या करते हैं, गांव से छोड़ करके शहरों की तरफ आते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्कूल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फोर्सेस ड्राइव माइग्रेशन। ठीक है ना, मतलब कि ठीक है, तो मतलब हम ये प्योर इन्वायरमेंट इंड्यूस्ड माइग्रेशन हुआ है या किसी और वजह से हुआ है, ये जान पाना मुश्किल होता है क्योंकि सारे फैक्टर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, माइग्रेशन जो है ह्यूमैनिटी पर इन्वायरमेंट चेंज का सबसे बड़ा प्रभाव है। सबसे ज़्यादा असर आएगा तो माइग्रेशन का ही आएगा। अगर जो है जैसे ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होंगे तो ऑब्वियसली उनका प्रभाव जो है लोगों को इधर उधर शिफ्ट होना पड़ेगा। इन माइग्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी जगह पर जाकर के बसना। आउट माइग्रेशन किसी जगह को छोड़कर चले जाना होता है। तो जो आउट माइग्रेशन है किसी जगह को छोड़ करके हम चले जाते हैं तो उसके पीछे इन्वायरमेंटल प्रेशर हो सकता है। मतलब कि जो है इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, सूखा पड़ा, भूकंप आया, कुछ इस तरीके हुआ जिसकी वजह से हमें छोड़कर जाना पड़ गया। इन माइग्रेशन का इम्पैक्ट जो है किस पर पड़ता है कि भाई जहाँ पर आप रह रहे थे वहाँ पर जो लोकल नेचुरल रिसोर्स उनका बहुत ज़्यादा ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर लिया गया। अब आपके पास अवसर बचा नहीं, अपॉर्चुनिटी बची ही नहीं। जितने भी सोने की खदान थी सारी खोद डाली, अब कहीं सोना बचा नहीं है तो अब वहाँ क्या करेंगे रह करके, तो कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं, इन माइग्रेट कर जाते हैं। तो इन माइग्रेशन में इन्वायरमेंट को जो है ख़राब करने के और ज़्यादा चांसेज रहते हैं। लोग क्यों? क्योंकि जो लोग नई जगह पर आते हैं वो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दुरुपयोग में लेकर आते हैं, वो वेस्टफुली इसको यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये रहती है। फिर आता है अब पॉसिबल रेमेडीज़। चलो इतनी सारी प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम हमने देख ली, तो समाधान क्या है, कैसे इकोनॉमी को उबारा जाए इन सब समस्याओं से। द माइग्रेशन इशू विल बी वर्सन इन द कमिंग ईयर, यानी कि जो माइग्रेशन वगैरह हो रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो आने वाले वर्षों में स्थिति और ख़राब होगी। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड माइग्रेशन फ्लो इंक्रीजेज पर्टिकुलरली इन मिडिल इनकम इकोनॉमी लाइक इंडिया। मतलब कहने कि इन्वायरमेंट में चेंज होगा जिसकी वजह से माइग्रेशन बढ़ेगा, खास करके मिडिल इनकम वाली इकोनॉमी जैसे इंडिया वगैरह में। ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल इवेंट्स जैसे ड्रॉट, सी लेवल राइज, फ्लडिंग एंड साइक्लोन। मतलब ये बोल रहे हैं कि भविष्य में जो है हालात ख़राब होंगे, क्लाइमेट बदलेगा जिसकी वजह से सूखा पड़ेगा, समुद्र का पानी का स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, साइक्लोन वगैरह आएंगे, तूफान वगैरह आएंगे, जिसकी वजह से मजबूरी में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल रीजन टू सिटीज इज राइजिंग। मतलब लोग गांव छोड़ करके शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अ न्यू मिडिल क्लास इज फॉर्मिंग विद द होप ऑफ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। गांव से छोड़कर शहरों में जा रहे हैं जिसकी वजह से नए तरीके का एक मिडिल क्लास डेवलप हो रहा है, इस उम्मीद में कि हमें एक अच्छी ज़िंदगी शहरों में मिलेगी। ठीक है, अब अच्छी ज़िंदगी शहरों में मिलेगी तो यहाँ पर क्या विकल्प है? प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन दिस रिगार्ड। लोग गाँव को छोड़कर ना जाएँ तो बेहतर होगा कि हम एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस को प्रमोट करें। ठीक है, कंसर्टेड यानी कंबाइंड एफर्ट इन नीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग फार्मर्स गेट नॉन सेक्टर जॉब। मतलब सरकार की तरफ से कोशिश की जानी चाहिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की तरफ से कोशिश की जानी चाहिए कि जो किसान हैं उनको नॉन फार्म सेक्टर में वहीं पर ही जॉब मिल पाए, लोकल में ही जॉब मिल पाए। ए स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड इन दिस रिस्पेक्ट एज न्यू अपॉर्चुनिटी शुड बी क्रिएटेड एज नियर होम एज पॉसिबल। नई अपॉर्चुनिटी घर के पास में ही बनाई जानी चाहिए सो दैट
फार्म कम्युनिटी डज नॉट हैव टू कम्यूट टू टिपिकल अर्बन सेटलमेंट, ताकि जो फार्म कम्युनिटी है हमारी यानी किसानों की कम्युनिटी है उसको अर्बन सेटलमेंट शहर की तरफ में ना बढ़ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी फ्रेंड कि माइग्रेशन पर क्या स्थिति है। फिर माइग्रेशन का इलाज बताया इन्होंने कि भाई आगे आने वाले वर्षों में माइग्रेशन और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्लाइमेट में चेंजेज आएंगे, क्लाइमेट में चेंजेज की वजह से बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर और बहुत तीव्र स्तर पर बार बार जो है एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल इवेंट होंगी, जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान, आंधी, ये सब आता रहेगा क्योंकि क्लाइमेट हमारा ख़राब होता जा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने देखा भाई कि रेमेडी में क्या किया जा सकता है कि जो ये बाढ़, भूकंप वगैरह आएगा, लोग नई जगह पर शिफ्ट करेंगे, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से नया मिडिल क्लास बन रहा है, एक बेहतर लाइफ की उम्मीद में है। तो लोग गांव छोड़ कर ना जाएं, उसका विकल्प है कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा जोर दिया जाए और जो है नॉन फार्म सेक्टर्स में जॉब क्रिएट की जाए, ताकि लोग अपने घर के पास ही नौकरी पा सकें, उनको जो है अपना घर छोड़ करके शहरी क्षेत्रों में ना जा करके बसना पड़े। हमारा यही उद्देश्य रहना चाहिए, तभी हम इस माइग्रेशन को रोक सकते हैं, माइग्रेशन को रोका जा सकता है। पैंडेमिक सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो द कोविड-19 पैंडेमिक वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू हिट द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी, हिटिंग ऑल द इकोनॉमीज इन वेरिंग डिग्री। मतलब कोविड-19 भाई अपने पहली तरह का केस था जो 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया को प्रभावित करके चला गया। हर इकोनॉमी प्रभावित हुई, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन प्रभाव सब पर पड़ा है यहाँ पर। ओके, रिपीटेड वेव ऑफ इन्फेक्शन, बार बार जो है इन्फेक्शन, पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड फेज आई, है ना। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, महंगाई बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, और है ना, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग चैलेंजिंग हो गई कि अब कैसे जो है इकोनॉमी को सर्वाइव करवाया जाए, लोगों की ज़िंदगी कैसे सुधारी जाए। पैंडेमिक हैज़ टेकन अ सिग्निफिकेंट टोल, यानी डैमेज ऑन लाइवलीहुड एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी विथ फार रीचिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। जो पैंडेमिक थी उसने भाई जो है काफ़ी गहरा प्रभाव डाला है लोगों की ज़िंदगी पर, ठीक है, प्रोडक्शन की क्षमता पर, और इसके इकोनॉमिक और सोशल प्रभाव भी हैं। उसके बाद में इसी बीच में रूस और यूक्रेन का, रशिया एंड यूक्रेन का वार हो गया, युद्ध हो गया, जिसकी वजह से रिकवरी का मोमेंटम और ज़्यादा डिले हो गया। थोड़ा और सुधार हो सकता था पर इसने और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी। with its consequence reflecting in the record high commodity prices, even weaker global growth outlook and tighter global financial। मतलब इस युद्ध का असर ये हुआ कि भाई जो डिमांड थी वो घट गई, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई, चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो कुल मिलाकर के ये मतलब वायरस से तो झेल ही रहे थे कोविड से, रशिया यूक्रेन के वार ने भी दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। द वायरस हैज अल्टर्ड द इकोनॉमिक डिमांड डायनेमिक्स, लोगों की जो डिमांड थी उसमें पूरी तरह से वायरस ने प्रभाव ही ला करके डाल दिया। ठीक है, सप्लाई बॉटलनेक्स, रिड्यूस्ड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड थ्रेट फ्रॉम न्यू वायरस वेरिएंट हैज सर्विस्ड एज ए रिस्क टू डोमेस्टिक इकोनॉमी। उस समय की अगर बात करें भाई तो सप्लाई हो ही नहीं पा रही थी, बॉटलनेक चला हुआ था। उसके बाद में वर्कफोर्स जो है हमारी घट गई थी क्योंकि लोग काम पर जा ही नहीं पा रहे थे, है ना। और उसके बाद में नए वेरिएंट का डर लगा रहता था, तो इस तरीके से डोमेस्टिक इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रभाव आया कुल मिला के। ये उस समय की बात है, अभी तो रिलेवेंट नहीं रह गया पर उस समय था। एज पर RBI रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22, इट विल टेक इंडिया मोर देन 13 ईयर टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 लॉसेस बाई फिजिकल ईयर 2034-35। मतलब जो कोविड आया है उसका प्रभाव इतना भयंकर है कि 13 वर्षों से ज़्यादा लगेगा हमें अपनी जिस स्थिति में थे उस स्थिति में लौटने में। यानी 2034 और 35, अभी 24-25 चल रहा है, तो 2034 और 35 में जाकर के इकोनॉमी कहीं ना कहीं अपने आप को उस स्थिति पर ला पाएगी जहाँ पर ये थी। ठीक है, तो पैंडेमिक सिचुएशन की थोड़ी मतलब ये भी इकोनॉमी की एक परेशानी है, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक परेशानी बनी। क्या? पैंडेमिक यानी कि महामारी। पैंडेमिक मतलब महामारी होता है। तो कोविड-19 आया भाई, तो इसने दुनिया की हर इकोनॉमी को प्रभावित किया, कुछ कम प्रभावित हुई, कुछ ज़्यादा प्रभावित हुई। उसके बाद में बार बार इन्फेक्शन बढ़ा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जिसकी वजह से भाई और ज़्यादा चैलेंजेस हुए, हमारे लोगों की ज़िंदगियों में परेशानी हुई। उसके बाद इसके बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रभाव हुए, सोशल प्रभाव हुए। रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से और चीज़ें वर्स हुई, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई, और जो डिमांड थी, ग्रोथ थी, वो कम हो गई, चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ों ने ओवरऑल हमें प्रभावित किया। सब मतलब जो कोविड आया तो कोविड की वजह से सप्लाई घट गई,
लोगों का वर्क करना बंद हो गया, नए वायरस का डर रहता था, तो इन सब चीज़ों ने डोमेस्टिक इकोनॉमी को बहुत प्रभावित किया। तो आरबीआई की रिपोर्ट है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट 2021-22, उसने बताया कि भाई 13 साल से 13 ईयर से ही ज़्यादा लगेगा इंडिया को कोविड-19 का जो लॉस हुआ है उससे रिकवरी करने में, मोर देन 13 ईयर। 2020 की बात है, तो 13 साल वही 2034 और 35 तक जा करके हम पुराने हालात पे सुधर करके लौट आ पाएंगे। मतलब इकोनॉमी को इतना ज़्यादा डैमेज किया है कोविड ने, 13 बरस पीछे हो गए बेसिकली हम यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर फ्रेंड्स अपना ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।